Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding Gangetic dolphins, the national aquatic animals of India. इनका accounts जो है बहुत ज़्यादा increase हुआ है and this is one story जो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे देश में इतना pollution हो गया था कि Gangetic dolphins का number एकदम ही reduce हो गया था, पर अब जो है almost 6,300 के थोड़ा ऊपर जो है हमारा पॉपुलेशन ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैज़ इंक्रीज। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये टॉपिक अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वन न्यूज़ दैट वी हैव टू कवर। सेकेंड इज इंडिया लॉन्चेस मल्टी नेशन अलायंस फॉर कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स में भी इसको सीधा सीधा कोट करके पूछा जा सकता है, पर बेसिकली इट्स अ मेंस फॉर द मटेरियल, ठीक है। एंड लास्ट इज सुप्रीम कोर्ट सीक्स रेगुलेटरी स्टेप्स अगेंस्ट वल्गैरिटी ऑनलाइन। तो ये आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। एंड यहाँ पर हम आर्टिकल 19 के पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आप कंटेंट तो रोक रहे हैं लेकिन आप किसी का राइट टू वर्क जो राइट टू वर्क भी है, ये भी आप कहीं ना कहीं खनन कर रहे हो उसका। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका भी एक थोड़ा सा हम लोग एंगल समझने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो तीनों न्यूज़ के आज के इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन वन आफ्टर अनदर। फर्स्ट इज रिगार्डिंग दी गैंगेटिक डॉल्फिन्स, जिनको हम ब्रह्मपुत्र रिवर में सीहू भी कहते हैं, ठीक है। सीहू जो डॉल्फिन्स है, दीज आर दैट डॉल्फिन्स ओनली। तो अभी क्या है, इनका संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इट्स रियली गुड न्यूज़ टू सी कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स जिनका गैंगेटिक है, गंगा मैया में पाई जाती है, तो गंगा मैया में इनका नंबर इंक्रीज होकर 3,275 जो है इंक्रीज हुआ है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना में तो नॉट एग्जैक्टली देयर इन यमुना, बट गोमती, सोन, ये सारी रिवर्स में जो है, सरयू रिवर, ये सारी रिवर्स में 2,414 ऑलमोस्ट 2,500। ब्रह्मपुत्र रिवर में सीहू जो है 584, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज में 412 एंड ब्यास नदी में 101 जो है ये आपको गैंगेटिक डॉल्फिन्स देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल 6,324 जो है इन आपको देखने को मिलेगा गैंगेटिक डॉल्फिन्स, और 3 जो है इंडस रिवर डॉल्फिन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडस रिवर के अलग डॉल्फिन्स हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो डॉल्फिन्स जो है दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, बिकॉज इंडस रिवर जो है ये मेजरली इट गोज टू पाकिस्तान एंड वी ऑल नो पाकिस्तान में इट इज़ नॉट वी कैनॉट जस्ट मतलब जब तक पाकिस्तान खुद ना कुछ करना चाहिए, वी कैनॉट एक्सपेक्ट देम टू डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर इन्वायरमेंट। सो वहाँ के जो डॉल्फिन्स का संख्या एकदम ही कम है, पर गैंगेटिक डॉल्फिन्स में यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है यहाँ पर देखने को मिला है। फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन द ओनली रिवराइन डॉल्फिन्स इन इंडिया। बहुत सारे डॉल्फिन्स होती है, ठीक है, बहुत रिवर डॉल्फिन्स है, जैसे अमेजॉन रिवर में डॉल्फिन्स पाई जाती थी, यांगते रिवर पे पाई जाती है, इंडस रिवर पे। तो गैंगेटिक रिवर की अलग डॉल्फिन्स है जिनको हम गैंगेटिक डॉल्फिन्स कहते थे। उनका कितना है संख्या 6,327 इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है। अ प्रेस रिपोर्ट बाय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑन मंडे ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेड दैट देयर आर 6,324 गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स एंड 3 इंडस रिवर डॉल्फिन्स आर रिलेटेड स्पीशीज ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स ओनली, ठीक है। देयर आर एन एवरेज ऑफ 3,275 डॉल्फिन्स इन द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा, 2,414 इन गंगेटिक ट्रिब्यूटरीज और 584 इन ब्रह्मपुत्र की मेन स्ट्रीम और 412 इन ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज में और 101 इन ब्यास नदी। तो आप देख पाएंगे काफ़ी सारा इंक्रीज जो है आपको गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स में देखने को मिला। एफर्ट्स जो है 2021 से होने लगे। देखिए गंगा मैया में इतना प्रदूषण के कारण, बिकॉज दीज आर द कीस्टोन स्पीशीज, दीज आर द इंडिकेटर स्पीशीज इन दी एनी इन्वायरमेंट। कोई भी इन्वायरमेंट की कीस्टोन स्पीशीज है, इंडिकेटर स्पीशीज है अबाउट द हेल्थ ऑफ दैट इन्वायरमेंट। अब अगर गैंगेटिक रिवर में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा तो ये गैंगेटिक रिवर का डॉल्फिन का जो संख्या है ये कम होने लगेगा। आप बहुत बार देखेंगे कुछ इंडिकेटर स्पीशीज होती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लेट्स से वो जो मस्क्यूटोज होती है वो, या फिर मस्कीटोज होती है, या फिर वो कीड़े मकोड़े नहीं होते जो एकदम गंदगी में रहते हैं, अगर उनका संख्या एकदम से बढ़ जाए तो आपको क्या पता चलेगा कि अच्छा यहाँ गंदगी है, या मक्खियों का संख्या एकदम बढ़ जाए, कुछ गंदा है वहाँ पे, तो वो क्या है इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में भी काम करती है। सिमिलरली ये भी इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में काम करती है, बताती है कि गंगा रिवर का पॉल्यूशन का लेवल किस तरीके से अभी अगर वो थ्राइव कर रही है, दैट मीन्स पॉल्यूशन जो है बहुत हद तक कंट्रोल में है, ठीक है।
Unlike the counting of tigers, elephants and other land animals, counting dolphin is challenging. Obviously ये rivers में है, कभी कभी ऊपर आती हैं, कभी नहीं आती है. For one, the animals are under water and surface only sporadically to breathe. कभी कभी sporadically ही जो है सांस लेने के लिए आती है, वरना ये ज़्यादातर पानी में रहती है. Second, unlike the tiger stripes and elephant's ears that can be caught on camera and used to distinguish one animal from another, individual dolphins cannot uniquely be identified this way. Very interesting कि हर टाइगर का स्ट्राइप, बिकॉज ऑफ देयर डीएनए, हर टाइगर का स्ट्राइप इज डिफरेंट स्ट्राइप्स है एंड उनका पोजीशनिंग भी अलग रहता है बिकॉज ऑफ देयर डीएनए. तो हम स्ट्राइप से पता कर सकते हैं कि कितने एनिमल्स है, या फिर एलिफेंट के ईयर्स को हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स को कैप्चर करना अपने आप में काफ़ी ट्रिकी रहता है. फॉर देयर सर्वे द रिसर्चर्स ट्रेवल्ड बाय बोट एट अ कांस्टेंट स्पीड यूजिंग अकाउस्टिक हाइड्रोफोन्स, एसेंशियली अंडर वाटर माइक्रोफोन्स दैट पिक्ड अप साउंड एमिटेड बाय द डॉल्फिन्स. तो ये अकाउस्टिक जो हाइड्रोफोन्स है उनका यूज़ करके हर डॉल्फिन का जो साउंड एमिटिंग का तरीका है वो अलग है, तो उस हिसाब से उन्होंने काउंटिंग किया है. द एनिमल्स आर ब्लाइंड एंड रिलाई ऑन एकोलोकेशन टू कम्युनिकेट एंड मूव. तो ये दीज डॉल्फिन्स आर ब्लाइंड एंड वो एकोलोकेशन का यूज़ करके वो तैरती है और वो अपना जो खाना है वो भी मतलब उनको ढूंढती है. ठीक है. द हाइएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स वर रिपोर्टेड इन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे नदी का सबसे ज़्यादा फ्लो है उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम. गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसको हम लोग प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका भी कहते हैं और उनको सुसु भी कहा जाता है. ठीक है. एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इनको टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है. हमारे स्टेट में उसको सीहू भी कहते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, इनको हम टाइगर ऑफ द गंगास भी कहते हैं बिकॉज टाइगर इज द नेशनल एनिमल और ये हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो इनको टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जा सकता है. वेरी वेरी ट्रिकी. ठीक है. आपको लग सकता है कि कोई शार्क या फिर कोई बड़े एनिमल को हम टाइगर ऑफ द गंगा कहते हैं, कोई बड़ी मच्छी को हम कहते होंगे, बट नो, द रिवर डॉल्फिन्स आर दी टाइगर्स ऑफ द गंगा. उनका जो स्नाउट है वो काफ़ी लंबा है. ठीक है. आप अगर पिक्चर में भी देखेंगे यहाँ पे, यू सी द स्नाउट हियर, you can see the snout here. I think you would be able to see. Yes, this is a long snout that they have. These are inherently they are blind. Okay. और राउंडेड बेली है ऑब्वियसली एंड स्टॉकी बॉडी है एंड लार्ज फ्लिपर्स है. दे हैव अ लार्ज फ्लिपर्स. स्लिट similar to blowhole on the top of the head acting as a nostril. So they on their head there is a nostril type of a thing जिससे वो they kind of take in air and breathe. Females are larger than male and give birth to one calf एवरी 2 to 3 years. हर 2-3 साल में एक काफ को पैदा करते हैं. डॉल्फिन के बच्चों को हम काफ कहते हैं. सो हर एक काफ को 2 से 3 साल के बाद करती है. एंड विमेन आर लार्जर देन मेल्स. ये एक फैक्ट है जो मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये याद रखें. ठीक है. जेस्टेशन पीरियड पे क्वेश्चन आ चुका है, बॉडी साइज पे क्वेश्चन आ चुका है, उनका ग्राउलिंग पे क्वेश्चन आ चुका है एनिमल का, तो कुछ भी पूछा जा सकता है. फीमेल जो है दीज आर जनरली लार्जर देन मेल्स एंड दे गिव वन काफ. एक बर्ड जो है वो 2 या 3 साल में एक बार जो है वो बच्चे पैदा करती है. गैंगेटिक डॉल्फिन्स. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस. हमने यहाँ पर डिस्कस जितना हो सकता था एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है. ठीक है. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया लॉन्चेस मल्टी नेशन अलायंस फॉर कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो एक मीटिंग हुआ है उस पर हमारा जो है एक मीटिंग हुआ है एंड यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक कोलैबोरेशन भी यहाँ पर लॉन्च हुआ है. ठीक है. तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया. इंडिया ऑन मंडे लॉन्च सिटीज कोलिशन फॉर सर्क्युलैरिटी C3, a multi-nation alliance for city-to-city collaboration, knowledge sharing and private sector partnership for sustainable urban development. तो क्या होता है, पैरा डिप्लोमेसी या फिर आप इसको पैरास्टेटल डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कोई एक शहर, कोई एक देश का एक शहर कोई दूसरे देश के एक सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल हमारे ऐसे पैरास्टेटल बहुत सारे डिप्लोमेसीज है. फॉर एग्जांपल हमारा इजराइल के साथ है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पर इजराइल के जो पुलिस फोर्सेज है दे ट्रेन द पुलिस फोर्सेज ऑफ कर्नाटका. सो इस टाइप के पैरास्टेटल रिलेशनशिप जो है बहुत सारा हमें देखने को मिलता है. तो ये यहाँ पर भी एक सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन जो है मल्टी नेशन कोलैबोरेशन यहाँ पर लाया गया है. दिस फोरम वुड प्रोवाइड अ क्रिटिकल प्लेटफॉर्म. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये पूरा
तक से आपको समझना है, ठीक है। दिस फोरम वुड प्रोवाइड अ क्रिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स and development partners to discuss and implement sustainable solutions for waste management and resource efficiencies as economies of Asia Pacific region। तो यहाँ पर क्या है, जो इंडस्ट्री के लीडर्स है, जो पॉलिसी मेकर्स है, वो क्या डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि इससे हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ला सकते हैं, और क्या है वेस्ट मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं, रिसोर्स को एफिशिएंटली कैसे यूज करें, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन कैसा हो, ये सब के डिस्कशन इस पैनल में किया जाएगा या फिर ये कोलैबोरेशन में करेंगे। सस्टेनेबल सिटीज, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और यहां पर क्या है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। रिसोर्स का एफिशिएंटली किस तरीके से यूज करें, इनके बारे में डिस्कस होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ स्पेशल रिटन मैसेज टू डेलीगेट्स एट द लॉन्च सेड इंडिया फॉलो स्ट्रांगली एंड एडवोकेट्स द पी, दैट इज प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच, P3 अप्रोच भी हम इसको कहते हैं, एंड हाईलाइटेड द रोल ऑफ 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स इन एंश्योरिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। तो हम जो है ऑब्वियसली सर्कुलर जो मॉडल ऑफ इकोनॉमी है वो यूज़ करता है, और हम सर्कुलर जो है हमारा इकोनॉमी का प्रिंसिपल्स के साथ साथ हमारा जो सस्टेनेबिलिटी भी, अगर आप देखें वी आर अ वेरी सस्टेनेबल सोसाइटी, और बस हमें वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हमें ज़्यादा काम करना होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड इन द अर्बन एरियाज, और उसको मैनेज करना इट इज़ अ रियली टफ टास्क टू डू। तो हम जो है एशिया पैसिफिक की जो कंट्रीज है उनके साथ यहाँ पर एक बड़ा कोलैबोरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन होगा, समझ में आ रहा होगा क्या के लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, रिसोर्स एफिशिएंसी वगैरह वगैरह के लिए यहाँ पर कोलैबोरेशन जो है किया जा रहा है। द रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक वाज लॉन्च्ड इन 2009 टू प्रमोट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल अक्रॉस द रीजन। तो ये जो 3R मॉडल है ये 2009 में ही लॉन्च किया गया था सिमिलर चीज़ों के लिए। रिकॉग्नाइजिंग द इन्वायरमेंटल चैलेंज पोस्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, resource depletion and rising waste generation, the forum has served as a key platform for policy dialogue and capacity building। यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका जैसे जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, एवरी रूरल एरिया इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ टू बिकम वन अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया फॉर दैट मैटर। सो नाउ व्हेन these places, when they tend to change, what happens is because of this tendency to change, they start developing themselves, and when they develop themselves, they tend to deplete a lot of resources, they produce a lot of waste, and this waste needs to be managed, because obviously why not, waste management is one big of a challenge that every country faces, not just any country, like big country like India or developing countries like Bangladesh or Pakistan or China for that matter, but even the bigger developed economies also they also face this problem of waste management. This is a really big issue, and this is not something that only government can do, okay. Only government collaboration is itself not a complete answer or not a complete solution to the problem. The complete solution lies with the people who are producing that waste. We have to segregate waste at the origin only, ठीक है। जब तक segregation नहीं होगा हम उसको waste management को हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, हम उसको इशू को हमें रूट cause is we are not segregating our waste, somebody else has to segregate our waste, and it becomes a very problematic situation because of our inherent tendency to throw everything in one dustbin. What happens is we are not developing that habit to segregate the waste at its origin only. Even if you go and see it have a look at your dustbin, you would see every type of waste in there. You would throw the tea leaves there, you would throw paper scraps there, you would throw vegetable scraps there. Why? Because we are not segregating, we are producing it at same place and we are mixing it all, ठीक है। सो सेग्रीगेशन अगर जब हम कर लेंगे ना तो ये प्रॉब्लम अपने आप में 70-80% रिड्यूस हो जाएगा, बट शर्त ये है कि बिहेवियरल चेंज लाने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। अ मेजर माइलस्टोन वाज अडॉप्शन ऑफ हनोई 3R डिक्लेरेशन 2030 से 2023, जिसमें 33 वॉलंटरी गोल्स लाए गए थे फॉर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ मोर रिसोर्स एफिशिएंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। हनोई का जो 3R जो है डिक्लेरेशन जो है ये लाया गया था, जिससे मेजर क्या कहते हैं 33 वॉलंटरी जो गोल्स है इसको लाया गया था, जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट और वेस्ट
कैसे करे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करे, उसके बारे में कुछ गोल्स थे, ठीक है। द रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, दिस फोरम वाज लॉन्च्ड इन 2009 by the United Nations Center for Regional Development, that is UNCRD. It plays an important role in promoting sustainable development in Asia Pacific region, ठीक है, एशिया पैसिफिक के रीजन में है। एम क्या है, मेन स्ट्रीमिंग 3R, that is reduce, reuse and recycle and circularity in Asia Pacific region to serve a platform for sharing 3R's best practices, 3R's के बेस्ट प्रैक्टिसेस के जो है फोरम को शेयर करने के लिए ये एक फोरम बनाया गया है कि 3R's के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं। द UNCRD was established in 1971 on an agreement between government of Japan and UN to promote sustainable regional development in developing countries। तो जापान और UN के बीच में जो है ये एक उनके कोलैबोरेशन से UNCRD बना, दैट इज कमीशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। और उन्होंने जो है डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे रीजन स्पेसिफिक हम ध्यान देके कैसे रीजन्स को डेवलप करें वो यहाँ पर डिस्कस किया गया था, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रेगुलेटरी स्टेप्स अगेंस्ट वल्गैरिटी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि क्या हाउ दिस न्यूज़ इज इन द न्यूज़ एंड कैसे ये जो है न्यूज़ में आया है, वाई इट इज़ कमिंग, ये भी हमें पता है। बट यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में कहा है सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को अपियरिंग फॉर द सेंटर टू सजेस्ट रेगुलेटरी मेजर टू रीन द यूज ऑफ फिल्थी लैंग्वेज एंड वल्गैरिटी विच passes off as humor in program streamed online। सो बहुत सारे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है या फिर प्रोग्राम्स है वहाँ पर भी ह्यूमर के नाम पे जो है बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी एंड फिल्थ को जो प्रोड्यूस किया जाता है एंड दे रिलीज इट ऑफ, उसको हमें रेगुलरिटी लाने के लिए हमें कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स जो है उठाना होगा, ऐसा सॉलिसिटर जनरल को कहा गया है टू दी, और वो आगे सेंटर को जाके बताएंगे। द बेंच वाज हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत एंड देयर वाज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन ह्यूमन एंड परवर्सिटी, सॉरी नॉट परसिविरिटी बट परवर्सिटी। ह्यूमर और परसिविटी में जो है परवर्सिटी में जो है बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड डिफरेंस है कि आप कुछ भी परवर्ट एक जोक मार रहे हैं एंड यू आर नॉट सेइंग दैट इज अ ग्रेट ह्यूमर, इट इज़ नॉट ह्यूमर, ठीक है। इट्स डेफिनेटली द इट्स वेरी फिल्थी टू से दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड वो ह्यूमर नहीं होता है। एंड दोज हु मतलब जो उनको जिनके उन बातों पे उस लेवल की बातों पे जिनको हंसी आती है वो, और मतलब दिस इज रियली डार्क ह्यूमर, इट इज़ नॉट डार्क, इट इज़ जस्ट प्लेन साइट, इट इज़ रबिश, ठीक है। कुछ कुछ बातें जो है बहुत ज़्यादा रबिश होती हैं। The court said that regulatory measures were intended to ensure that programs adhere to well-known moral standards of Indian society without sliding into censorship of fundamental right to free speech and expression। यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें क्या है रेगुलेटरी मेजर्स ऐसे बनाना चाहिए जो कि परवर्सिटी को भी आगे ना बढ़ावा दे लेकिन हमारा जो राइट टू स्पीच है उसको भी हनन ना करे। दे वेर टू वर्क एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड टू इंश्योर डिसेंसी एंड मोरालिटी। डिसेंसी और मोरालिटी होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स है, मॉरल स्टैंडर्ड्स है, उन पर लिखे होने चाहिए जोक्स, और जो भी ह्यूमर है फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली जोक्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, लेकिन जो टीवी शोज वगैरह भी बनाते हैं एंड जो आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कुछ वेब सीरीज वगैरह भी है फॉर दैट मैटर, तो फिल्म्स है, वो सब में भी डिसेंसी मोरालिटी होनी चाहिए। द कोर्ट सेड इट वांटेड अ हेल्दी डिबेट ऑन द इशू विद इनपुट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। ऐसे डायरेक्टली वन साइडेड अप्रोच भी नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, एक मल्टी साइडेड जो स्टेक होल्डर्स सब कोई है वो आके अपने अपने इनपुट यहाँ पे दे, एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है 6 फ्रीडम्स। आर्टिकल 19(1) के तहत जो है 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बी है ये, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये है आपका सी, 19(1)(c). 19(1)(d) is right to move freely throughout the territory of India, or right to reside and settle in any part of the territory of India, that is 19(1)(e), and right to practice any profession or to carry out occupation, trade or business, that is 19(1)(f). तो इन दिस केस ये वाला जो आपका है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यहाँ पर उनका जो भी पार्टी है उनका काफ़ी हनन हो रहा है यहाँ पे। तो और लेकिन यहाँ पर उनका राइट टू स्पीच के जो है, यहाँ राइट टू स्पीच और राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन जो है, ये दोनों जो है यहाँ पर
उन्होंने पहले इसको डिस्टर्ब किया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर अभी जो है उनका राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन जो है ये काफ़ी लंबा हॉल्ट पे आ चुका है। ओरिजिनली आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 7 राइट्स में एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, लेकिन इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 1978 में रिमूव कर दिया गया। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, आर्टिकल 19(1) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाया जा सकता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। देखिए, पब्लिक ऑर्डर का कोई अगर दिक्कत हो तब आपका 19 को रोक सका जा सकता है, मोरालिटी का कोई इशू है तब आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, इन दिस केस ये इशू है। सिक्योरिटी के मामले पे आपका राइट टू स्पीच को रोका जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन को दूसरे कंट्री के साथ अगर हमें मेंटेन करना है तो आपका राइट को स्पीच को हम रोक सकते हैं। दीज रिस्ट्रिक्शंस आर आउटलाइंड इन आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 19(1) पे आपके फ्रीडम्स के बारे में लिखा हुआ है, 19(2) पे क्या लिखा हुआ है, आपके रेस्ट्रिक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो सरकार आपके ऊपर एम्प्लॉय कर सकती है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से आई थिंक देर इज़ वन चांस ऑफ कमिंग वन क्वेश्चन, एंड एथिक्स में भी एक क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत मेजर चांस है। रेगुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आने का बहुत यहाँ पर हैवी चांस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चांस, क्या मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस बार के मेंस के पेपर में यू वुड सी वन क्वेश्चन। प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है, आर्टिकल 19 के ऊपर जो है प्रीलिम्स में भी है, इसको आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक है, Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.